नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विलेयन और उसमें कई सारे लेक्चर हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सो आज का हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2.11। दोस्तों, हमने 2.10 में क्या पढ़ा था? वहां पर हमने ये देखा था कि हिमांक का जो अवनमन होता है वो कैसे होता है, कैसे हिमांक के अवनमन से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं या जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको कैसे किया जाता है। सो दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और लेक्चर नंबर है हमारा 2.11। सो इस लेक्चर में कुछ हम नियम की बात करेंगे, जो नियम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो ऐसे नियम कौन से हैं? सो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अपना लेक्चर। और सबसे पहला नियम दोस्तों आप लिखा हुआ देख रहे हैं, राउल्ट का नियम। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट नियम है, यानी बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इसको अच्छे से समझना है और देखना है कि ये नियम क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, लिखा हुआ है राउल्ट का नियम, यानी हम क्या लिख सकते हैं? इस नियम के अनुसार क्या कहता है? स्थिर ताप, पहले अंडरलाइन किया, क्या होना चाहिए? ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन के प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले तो हमने नियम पढ़ लिया, लेकिन सर ये तो नियम सारा को सर के ऊपर से निकल गया। इसमें कई सारे टर्म्स ऐसे आ गए जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, ना ही आपने कभी कुछ बताया। दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो टर्म्स एकदम नए हैं उनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों, यानी ये तो समझ में आ गया, द्रव कैसे होने चाहिए, यानी लिक्विड कैसे होने चाहिए? वाष्पशील होने चाहिए, यानी वो वाष्प में कन्वर्ट होने वाले चाहिए। ठीक है, वाष्पशील द्रवों के कैसे विलयन होने चाहिए? द्विअंगी विलयन। सर यही तो हमको समझ में नहीं आया है कि ये द्विअंगी विलयन है क्या। चलिए दोस्तों, पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं। द्विअंगी विलयन मैंने लिख लिया यहां पर। आप द्विअंगी को अगर तोड़ेंगे या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? द्वि प्लस अंग। द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि को हम लोग क्या लिखते हैं? दो। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा विलयन जिसके कितने अंग हो? दो अंग। और वो दो अंग कौन कौन से होते हैं? किसी विलयन के दो अंग कौन से होते हैं, इससे आप बखूबी परिचित हैं। वो दो अंग विलयन के क्या होते हैं सर? पहला अंग होता है विलेय और दूसरा अंग क्या होता है? विलायक। अब सर कुछ कुछ समझ में हमको आ रहा है, यानी द्विअंगी विलयन की बात करेगा, इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है विलेय की और विलायक की। यानी वो जो द्विअंगी विलयन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो लिखा हुआ है वाष्पशील द्रव। ठीक है, यानी विलेय और विलायक दोनों कैसे होने चाहिए? द्रव अवस्था में होने चाहिए। ये किसने कहा? राउल्ट ने कहा। यानी विलेय भी आपका लिक्विड हो और विलायक भी लिक्विड हो, और कैसा हो? वाष्पशील होना चाहिए। यानी विलेय और विलायक द्रव में हो और वाष्पशील हो, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। उम्मीद करते हैं दोस्तों द्विअंगी विलयन क्या होता है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। के प्रत्येक घटक का, प्रत्येक घटक कौन? घटक का मतलब वही पार्ट, यानी जो पार्ट है, कौन कौन से पार्ट हैं? विलेय और विलायक। इसका प्रत्येक घटक हमने ले लिया। प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब, यानी कोई लिक्विड आपने लिया। ठीक है, सपोज करते हैं ये कोई विलयन है, इस कंटेनर में हमने कोई विलयन ले लिया। ठीक है, इसको एक सेकंड हटा देते हैं। दोस्तों, सपोज कर लिया कोई कंटेनर है ये। अब क्या हुआ? इस कंटेनर को हमने ऊपर से क्या कर दिया? बंद कर दिया। इस कंटेनर को हमने ऊपर से बंद कर दिया। अब इसमें क्या लिया है? हमने विलयन लिया है। जब विलयन लिया है, इसका मतलब इसमें हमने क्या लिया होगा? विलेय को किसमें घोला होगा? विलायक में घोला होगा। और हम राउल्ट का नियम कंडीशन क्या कह रहा है? विलेय भी कैसा होना चाहिए? द्रव अवस्था में होना चाहिए। और विलायक भी कैसा होना चाहिए? लिक्विड फॉर्मेशन में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने विलेय और विलायक लिया, उससे हमने क्या बनाया? विलयन बना लिया। अब विलयन जो बनेगा वो भी कैसा होगा? वो भी द्रव अवस्था में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब दोनों द्रव होते हैं विलेय और विलायक, यानी जब दोनों लिक्विड होते हैं। जैसे हमने अल्कोहल को पानी में मिलाया, अब अल्कोहल क्या है? विलेय है।
ठीक है, और पानी क्या है, विलायक है। अब जब अल्कोहल को पानी में मिलाया तो जब अल्कोहल और पानी मिल गया तो उसको आप क्या बोलते हो, विलेन बोलोगे। कैसा विलेन है, वो भी लिक्विड फॉर्मेशन में ही है, यानी जब दोनों लिक्विड लिए जाएंगे तो जो विलेन बनेगा वो भी क्या होगा, लिक्विड होगा। कंटेनर लिया, कंटेनर में एक विलेन लिया, विलेन कैसा है, द्रव अवस्था में है। क्यों है, क्योंकि सर हमने विलेय भी लिक्विड लिया है और विलायक भी लिक्विड लिया है। अब हमने कहा इस कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कंडीशन आपको पता है, जब हम वाष्प दाब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था कि सभी जितने भी विलेन होते हैं या जितने भी आपके लिक्विड होते हैं वो सब क्या होते हैं, धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होते हैं। आपको पता है ये क्या होते हैं, वाष्प में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि जब भी क्या होते हैं, विलेन होता है या कोई लिक्विड होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होते हैं। अब मॉलिक्यूल किसके किसके वाष्प में कन्वर्ट होंगे, विलेय भी लिक्विड है उसके भी मॉलिक्यूल्स वाष्प में कन्वर्ट होंगे, और विलायक भी लिक्विड है इसके भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाष्प में कन्वर्ट होंगे। अब चूंकि ऊपर से हमने इसको क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है, जब इसको हम बंद करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाष्प में कन्वर्ट होते हैं तो ऊपर टकराएंगे, और टकराने के बाद हमने क्या बताया था, ये धीरे धीरे द्रवण की अवस्था में चले जाते हैं, यानी इनका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। ये धीरे धीरे द्रव अवस्था में बदलते रहते हैं और फिर किस में आ जाएंगे, विलेन में आ जाएंगे। जब ये ऊपर टकराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेशर यानी दाब लगाएंगे, और उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक दाब। अब आंशिक दाब दोस्तों क्यों बोला, इसको खाली हमने दाब क्यों नहीं बोला, आंशिक का मतलब होता है दोस्तों पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कि जब ये मॉलिक्यूल यहां जाएगा तो कुछ दाब ऊपर की तरफ लगाएगा, कुछ दाब इधर की ओर लगाएगा, और कुछ दाब नीचे की ओर लगाएगा, और कुछ दाब इधर की ओर लगाएगा। इसी प्रकार दाब इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा और इधर भी लगाएगा। यानी इस मॉलिक्यूल का दाब पूरी तरीके से क्या है, बटा हुआ है। जब बटा है तो इसीलिए हम कह क्या सकते हैं कि जो दाब लगेगा, अगर इस वाली वॉल पे आप देखोगे तो वहां पर जो दाब लगेगा वो भी कैसा होगा, आंशिक दाब, यानी दाब का एक पार्ट लग रहा होगा, और इस वाली वॉल पे देखेंगे तब भी क्या होगा, एक दाब लगेगा। सो वही बताया गया कि स्थिर ताप होना चाहिए, वाष्पशील द्रव होने चाहिए, हमने ले लिया। द्विअंगी विलयन चाहिए, द्विअंगी कौन सा होगा, विलेय होगा और विलायक होगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गया। फिर कह रहा प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब, यानी जो जितने भी इसके घटक हैं विलेय और विलायक, ये क्या करेंगे, विलयन पर एक आंशिक दाब लगाएंगे, जो हमने अभी आपको दिखाया। ये कहां दाब लग रहा है, ये विलयन के ऊपर लग रहा है। आंशिक दाब P, यानी आंशिक दाब को किससे डिनोट करेंगे आप, P से डिनोट करेंगे। विलयन में उसके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बारे में हम बात कर चुके हैं। सो मोल प्रभाज को X से डिनोट करते हैं, के अनुक्रमानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी अगर इसका ओवरव्यू देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों इसको हटाते हैं। दोस्तों कह रहा है कि आंशिक दाब क्या है, मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती है। आंशिक दाब क्या है, P है, अनुक्रमानुपाती है किसके, मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती। हमने इसको लिख दिया। अब जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती देखते हैं तुरंत हमारे मन में क्या होता है, सर हम इसको हटाएंगे और हटाकर कुछ और लगाएंगे। सो चलिए ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल टर्म, ये तो हमने दिखा दिया। अब हम थोड़ा सा घटक की बात कर लेते हैं। माना, मानने में दोस्तों हम लोग बहुत आगे हैं। मान लिया, माना विलयन के दो घटक A और B हैं। A और B हैं, A को आप विलेय मान सकते हैं और B को आप विलायक मान सकते हैं, या नहीं हमारा मानने का कुछ और मर्जी है तो क्या करिए आप A को विलायक मान लीजिए, B को विलेय मान लीजिए, वो आपकी मर्जी की बात है। सो मान लिया कोई विलेन है जिसके दो घटक हैं A और B। अब A का भी पार्शियल प्रेशर होगा, यानी A भी आंशिक दाब लगाएगा और B भी क्या करेगा, आंशिक दाब लगाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः P A अनुक्रमानुपाती होगा किसके, XA के, यानी जो घटक A जो आंशिक दाब लगाएगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, घटक A के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। ये क्या है, घटक A का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को ही हम X से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से हमने A के टर्म में लिखा, क्या इसको हम B के टर्म में लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं,
जो B वाला होगा यानी PB अनुक्रमानुपाती होगा किसके, XB के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जो घटक B वाला होगा वो भी आंशिक दाब लगाएगा, किस पे लगाएगा, विलयन पर लगाएगा। जब आंशिक दाब लगाएगा तो उसके मोल प्रभाज के वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। अब दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ही हमने अनुक्रमानुपाती का साइन देखा वहां क्या लगाया, बराबर लगाया, और यहां पर जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग दोस्तों P0A। अब ये P0A है क्या, अभी इसकी बात करेंगे, और XA लिखा था, XA लिख दिया। इसी तरीके से यहां जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। अब इसको लिख लेते हैं, जहां PA इज इक्वल टू क्या है, यानी जो PA है वो क्या है, विलयन के ऊपर घटक A का आंशिक दाब। हमने क्या बताया था, PA जो होगा वो क्या होगा, घटक A का आंशिक दाब होगा। PB क्या होगा, इसी तरीके से घटक B का आंशिक दाब होगा। अब घटक क्या है ये आपको पता है, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके आप देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और XA क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जो घटक A है, यानी विलयन के कितने घटक माने थे, 2 ही तो घटक माने थे। अब इन 2 घटक में आप किसी को विलेय और किसी को विलायक मान सकते हैं। अगर विलेय और विलायक के टर्म में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, विलयन के विलेय का आंशिक दाब। यहां पे क्या लिख सकते हैं, विलयन के विलायक का आंशिक दाब। अगर AB के टर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो XA क्या है, घटक A का मोल प्रभाज, और XB क्या है, घटक B का मोल प्रभाज। अब पॉइंट आता है, सर हमने यहां पर P0A और P0B क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों हमने यहां से अनुक्रमानुपाती हटाया, बराबर लगाया। अब P0A और P0B क्या है, वो एक कांस्टेंट होता है, यानी जब भी अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने K कांस्टेंट की बात करी थी, जिसको हम लोग वेग स्थिरांक बोलते थे। इस तरीके से हम आगे बढ़े और यहां पर हमने जो अनुक्रमानुपाती हटाया, यहां पर एक कांस्टेंट लगाया P0A। ये है क्या, घटक A का वाष्प दाब। क्या है दोस्तों, घटक A का वाष्प दाब। कंफ्यूज नहीं होना है, चीज वही है। यहां पर PA लिखा है, केवल 0 यहां नहीं लगा है तो आंशिक दाब हो गया। अगर 0 लग जाएगा इसका मतलब इसको हल्का सा डिफर करके दिखाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, P0A क्या है, घटक A का वाष्प दाब, और P0B क्या है, घटक B का वाष्प दाब। यानी सिंपल सी फॉर्मेशन में आप ये समझ सकते हैं, ये जो आंशिक दाब है, ठीक है, ये आंशिक दाब कब बना, जब आपने विलयन बना लिया। और P0A अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हैं, प्योर फॉर्मेशन में उसकी जो वाष्प दाब रही होगी उसको यहां पर लिया जाएगा। किस फॉर्मेशन में, प्योर फॉर्मेशन की बात करेंगे। प्योर का मतलब सपोज करते हैं, बस बात वही है दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आया है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये यहां पर हमने क्या लिया, विलायक लिया। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, विलायक ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक कंटेनर में हमने बंद कर दिया। अब ये विलायक क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो जो ये ऊपर से ये जब वाष्प में कन्वर्ट होगा तो इस पर क्या लगेगा, विलायक पर वाष्प दाब लगेगा, ना कि आंशिक दाब लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों ये प्योर फॉर्मेशन में है, अभी केवल और केवल विलायक है और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। तो जब ये वाष्प में कन्वर्ट होगा तो ये क्या लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा, और उसी वाष्प दाब को हम लोग क्या बोलते थे, चूंकि विलायक को अगर हम A मानते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, P0A लगाएगा, यानी P0A वाष्प दाब लगाएगा। अब वही बात है, सिंपल सी बात है सर, कंटेनर वही है। सपोज करते हैं ये कोई यहाँ पर इसमें हमने क्या ले लिया, विलेय ले लिया। अब इसको भी अगर हम बंद कर देंगे, चूंकि ये भी लिक्विड होगा, तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होगा। अब जब ये वाष्प में कन्वर्ट होगा, ये भी प्योर फॉर्मेशन में है, मतलब प्योर विलेय है और इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। जब कुछ भी मिला हुआ नहीं है तो ये प्योर फॉर्मेशन में है। जब प्योर फॉर्मेशन में होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स ऊपर गए हैं वो भी क्या लगाएंगे, वाष्पदाब लगाएंगे। जब ये वाष्पदाब लगाएंगे और उसी वाष्पदाब को हम लोग क्या लिखते हैं, P0B लिखते हैं। अब हमने क्या किया, ये विलेय को हमने इसमें मिला दिया। जब विलेय को इसमें मिलाया तो विलेय और विलायक दोनों आपस में मिल गए। चूंकि दोनों लिक्विड थे तो यहां पर क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया,
विलेयन बन गया। जब ये दोनों विलेयन बन गए, फिर जब मॉलिक्यूल्स ऊपर गए तब ये क्या लगाने लगे, आंशिक दाब। क्यों आंशिक दाब क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर विलेय के भी मॉलिक्यूल्स हैं और विलेय के भी मॉलिक्यूल्स हैं और विलायक के भी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आंशिक दाब लगाना शुरू किया। आंशिक दाब का मतलब प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया। आंशिक का मतलब होता है दोस्तों पार्शियल, ठीक है, पूरी तरीके से प्रेशर नहीं लगाएगा, पार्शियल प्रेशर लगाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और इसको हटाते हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर समझा जो घटक A है वो उसका आंशिक दाब क्या होगा और जो घटक B है उसका आंशिक दाब का क्या होगा। यानी कोई विलेयन है, उसमें दो घटक है, दोनों घटक आंशिक दाब लगा रहे हैं। कितना लगाएंगे, ये लगाएगा P0A XA और ये कितना लगाएगा P0B XB। अगर हम आपसे पूछें किसी विलेयन में कुल दाब कितना लग रहा है, तो आप घटक A के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब और घटक B के द्वारा आंशिक दाब जो लग रहा है उनको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि कुल दाब कितना लग रहा है। तो दोस्तों वही करने वाले हैं और आंशिक दाब के योग को कुल दाब कहते हैं। ये किसने बताया था, ये डाल्टन ने बताया था। तो दोस्तों हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डाल्टन के अनुसार क्या होगा सर, जो भी कुल दाब होगा यानी P टोटल, कुल दाब, P टोटल क्या है, कुल दाब। यहां पर इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कुल दाब। कुल दाब क्या होगा, घटक A के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब यानी PA और घटक B के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब, इनको जोड़ देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, कुल दाब पता चल जाएगा। जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में क्या समझेंगे, सपोज करते हैं ये दीवार है, ठीक है, ये वॉल है। अब इसको एक इंसान अगर गिराए, ठीक है, तो क्या दीवार गिर जाएगी, नहीं गिरेगी। अगर हम कहें 1000 लोग मिलकर इसको धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा, दीवार गिर जाएगी। तो आप क्या करोगे, वो जो धक्का दिया गया है यानी उस पर जो दाब लगाया गया, हम पूछे इस दीवार पर कुल कितना दाब लगा, तो आप जितने भी 1000 आदमी थे उनके द्वारा लगाए गए दाब को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तभी तो आप कुल दाब निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग निकालना है तो एक एक इंसान का आप अलग अलग दाब निकाल सकते हैं। तो वही हमको करना क्या है, वही हमको करना है कि घटक A ने कितना आंशिक दाब लगाया ये हमने देख लिया राउल्ट के नियम से, घटक B ने कितना लगाया वो हमने देख लिया राउल्ट के नियम से। अब हम देखते हैं कि वही हमारा कंटेनर है, विलेयन है यहाँ पर, और ऊपर से हमने इसको क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है। तो इस विलेयन पर कितना कुल दाब लगेगा, तो आप वो कुल दाब कब निकाल पाएंगे, जब A के द्वारा आंशिक दाब और B के द्वारा आंशिक दाब को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तब आप क्या कर लेंगे, इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुल दाब तो हमने देख लिया। अब PA की वैल्यू भी पता है और हमें PB की वैल्यू भी पता है। या इसको दूसरे फॉर्मेशन में क्या लिख सकते हैं, एक तो डिब्बा ये बना दिया, या इसको क्या लिख सकते हैं, P टोटल यानी जो दाब लगेगा वो कितना लगेगा। PA की वैल्यू क्या निकाली है हमने, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ये हमारा क्या है, ये हमारा है विलेयन पर लगने वाला कुल दाब। ये हमने कैसे निकाला दोस्तों, राउल्ट के नियम के द्वारा ये चीजें ज्ञात करी गई हैं। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें यहां पर आपको समझनी है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको क्लिक करेंगे, नोट्स को डाउनलोड करेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं राउल्ट का नियम आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। सो जैसा कि हमने राउल्ट का नियम पढ़ा, इसी तरीके से दो विलेयन निकल के आते हैं। एक को बोलते हैं आदर्श विलेयन, एक को बोलते हैं अनादर्श विलेयन। अब आदर्श विलेयन क्या होता है और अनादर्श विलेयन क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या बता सकते हैं, ऐसे विलेयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलेयन कहलाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें अनादर्श विलेयन क्या होता है, तो दोस्तों हमें पूरा उम्मीद है कि आप सबको आंसर पता होगा। अनादर्श विलेयन क्या होगा, ऐसे विलेयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं,
अनादर्श विलेन कहलाते हैं। सो दोस्तों बनाएंगे हेडिंग, और हेडिंग क्या रहेगी? आदर्श विलेन। सो जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं आदर्श विलेन, और जैसा हमने क्या बताया था, ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलेन कहलाते हैं। अब इनको हम कैसे बता रहे हैं कि ये विलेन है? हमने क्या बताया था? विलेय लेना है, विलायक लेना है, विलेय भी लिक्विड लेना है और विलायक भी लिक्विड लेना है। तो जब आप मिलाएंगे तो कुछ ऐसे विलेन बनेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, तो उन विलेन को क्या कहेंगे? आदर्श विलेन कहेंगे। और कुछ ऐसे भी विलेन बन सकते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, उनको क्या कहेंगे? अनादर्श विलेन कहेंगे। सो दोस्तों आदर्श विलेन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाएंगे? आदर्श विलेन कहलाएंगे। यानी आपने कोई विलायक लिया, यहां क्या ले लिया? विलायक लिया। अब विलायक में आपने क्या मिलाया? विलेय मिलाया। जब आपने विलेय मिलाया तो क्या बन गया? विलेन बन गया। मान लेते हैं कि ऐसा विलेन बना जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो कैसा होगा? आदर्श विलेन होगा। कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं कि कौन कौन से नियम या कौन कौन से विलेन ऐसे हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सो पहला विलेन हमने देखा, बेंजीन और टॉलुइन का जो विलेन होता है वो आदर्श विलेन होता है। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो बहुविकल्पी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही बाहर से आ जाते हैं, इंटरमीडिएट से भी कई सारे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। सो बेंजीन और टॉलुइन जो होता है उनका जो विलेन बनाया जाएगा वो कैसा होगा? आदर्श विलेन होगा। इसी प्रकार हेक्सेन और हेप्टेन का जो विलेन बनेगा वो भी कैसा होगा? आदर्श विलेन होगा। इसी प्रकार एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का जो विलेन होता है वो भी कैसा होगा? आदर्श विलेन होगा। दोस्तों इतना तो समझ में आ गया, लेकिन फिर हमने नीचे क्या दिया हुआ है? एक नोट। और जैसा हमने बताया था आपको, जितने भी नोट हम करवाते हैं वो सारे के सारे नोट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को और देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों नोट में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत कम विलेयन कैसे होते हैं? आदर्श होते हैं। यानी बहुत कम विलेयन ऐसे होते हैं जो आदर्श होते हैं। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप जब छोटे थे या लोअर क्लासेस में जब आप पढ़ते थे, सेकेंड क्लास या फिफ्थ क्लास या सिक्स क्लास, जब लोअर क्लासेस में आप पढ़ते थे तो आपको पढ़ाया जाता था आदर्श विद्यार्थी के गुण। ठीक है दोस्तों, क्या करते थे? आदर्श विद्यार्थी क्या होते हैं? ऐसे विद्यार्थी जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो जल्दी उठते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में मन लगाते हैं। लंबा चौड़ा सा एक चिट्ठा बनाते थे और बताते थे कि अगर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं तो जो विद्यार्थी होगा वो कैसा होगा? आदर्श होगा। और एक कहावत भी बहुत मशहूर है, क्या है? काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी च पंच लक्षणम। यानी कौवे जैसी चेष्टा, कुत्ते जैसी नींद, इस तरीके से बताते हैं। यानी ये अगर चीजें हैं तो वहां पर विद्यार्थी क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? सभी विद्यार्थी अच्छे होते हैं? तो आप कहेंगे सर ऐसा तो है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे थे जो आदर्श नहीं है या आदर्श होते ही नहीं है। होता है, एक आधे हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। इसी तरीके से जो विलेन होते हैं, बहुत कम विलेन ऐसे हैं जो आदर्श हैं। आदर्श का मतलब बहुत कम विलेन ऐसे हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यानी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ आप कैसे जोड़ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, तनु विलेयन आदर्श विलेयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा था? पहला पॉइंट कह रहा था कि बहुत कम विलेयन आदर्श होते हैं, हमने मान लिया। फिर कह रहा है कि जो आदर्श विलेयन होते हैं, मान लिया जो बहुत कम होते हैं उसमें भी तो आदर्श हैं, वो आदर्श विलेयन कब होंगे? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है जो तनु विलेयन होते हैं। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। ठीक है, यानी बहुत कम विलेयन ऐसे हैं जो आदर्श है, और जो ऐसे विलेयन हैं वो कैसे हैं? तनु विलेयन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्या लिखा है, आदर्श विलयन में डेल्टा वी क्या होता है, 0 होता है। अब डेल्टा वी क्या है सर, डेल्टा कब लगाते हैं, जब चीजों के अंदर परिवर्तन निकालते हैं। क्या करते हैं, जब चीजों में हम परिवर्तन देखते हैं तभी तो हम डेल्टा लगाते हैं। जैसे अगर हमने लिखा डेल्टा वी, इसका मतलब क्या होगा, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 का मतलब आयतन बाद वाला, उससे आप पहले वाले आयतन को घटा देंगे तो आपको परिवर्तन निकल आएगा। यानी आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी यानी आयतन में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, 0। अब ये क्या है सर, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी में परिवर्तन, और ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ होगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1, यानी बाद वाली एंथैल्पी से आप पहली वाली एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो वहां से आप एंथैल्पी में परिवर्तन निकाल ले जाएंगे। सो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी XA क्या है, घटक A का मोल प्रभाज और घटक B का मोल प्रभाज, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1 बनेगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इतना ध्यान रखेंगे कि घटक A के मोल प्रभाज और घटक B के मोल प्रभाज को जोड़ने पर कितना बनता है, 1 बनता है। अब ये 1 क्यों बना, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, यस सर बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे, बात वही है, विलायक है, ठीक है, मान लेते हैं विलायक हमने है, विलायक का मोल प्रभाज क्या ले लिया, XA ले लिया, नो डाउट। अब यहां पर विलेय होगा, विलेय का भी तो मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज हमने निकालना आपको बताया था, विलायक का भी मोल प्रभाज निकाला जा सकता है और विलेय का भी मोल प्रभाज निकाला जा सकता है। जब घटक A का मोल प्रभाज और घटक B के मोल प्रभाज को जोड़ दिया जाए, मतलब विलायक में विलेय को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर विलयन बनेगा। क्या बनेगा, विलयन बनेगा। जब विलायक और विलेय आपस में जुड़ेंगे या जब आपस में मिलाए जाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। कितने विलयन बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा सर, विलयन तो 1 ही बनेगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी जब आप विलायक में विलेय को मिलाते हैं तो कितने विलयन बनते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 विलयन बनेगा। यानी नमक को अगर पानी में घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा तो वो 1 ही तो विलयन बनेगा, यानी जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। अब वो मीठा तो नहीं हो जाएगा। 1 विलेय लीजिए, 1 विलायक लीजिए, या तब क्या बनेगा, 1 ही विलयन बनेगा। ठीक है, जब विलायक में विलेय को घोला जाएगा तो कितने विलयन बनेंगे, 1 विलयन बनेगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आदर्श विलयन में हम लोगों को एक ग्राफ पढ़ाया जाता है। सो वो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, आइए दोस्तों बनाते हैं ग्राफ को। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, करना क्या है, मेरे साथ में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आप फटाफट से ग्राफ बना लेंगे। क्या किया हमने, नीचे लाइन खींचा, एक बड़ी सी लाइन खींची और यहां से एक छोटी सी लाइन खींच दी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात। अब ये वाले पॉइंट को हम कहां जोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे, जोड़ दिया। ठीक है, नो डाउट। अब इसको कहां ले जाएंगे, इसको दोस्तों ले जाएंगे नीचे की तरफ, सॉरी, और इस वाले पॉइंट को कहां लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। अब दोस्तों करना क्या है, यहां पर हमने XA XB लिया था, यहां हमने ले लिया XA ले लिया, XB ले लिया। ठीक है, और यहां पर भी हमने क्या लिया, XA ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, XB ले लिया दोस्तों। यानी A और B को मिलाकर ही तो आप विलयन बना रहे हैं, तो आप कहेंगे यस सर A और B मिलेगा तभी विलयन बनेगा। अब A और B जब मिलते हैं तो कितने विलयन बनते हैं, 1 विलयन बनता है। और XA XB जब आप मिलाएंगे तो 1 विलयन बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं XA कितना है, पहले एक बार XA को आप 1 ले लीजिए, 1 लेंगे तो XB आपको कितना लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि XA और XB मिलके कितने विलयन बनाते हैं, 1 विलयन। यानी XA की जगह अगर 1 रख दें और XB की जगह 0 रख दें तो कितना आएगा, बराबर 1 ही तो आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जब एक बार हमने XA को 1 लिया, एक बार XB को क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब यहां क्या कर लीजिए, XB को आप कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो XA आपको कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि XA और XB मिलके क्या बनाते हैं,
एक विलयन बनाते। सो दोस्तों ये तो हो गया क्या, मोल प्रभाज। अब आते हैं आंशिक दाब कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। सो दोस्तों यहां पर क्या होगा, जब XA की बात करें, XA 1 था तो आंशिक दाब कितना होगा उसको देखेंगे। तो यहां पर जो होगा P0A, और P0A क्या होगा, P0A दोस्तों हमने क्या लिखवाया था, A का घटक, A का वाष्प दाब। क्या होगा, घटक A का वाष्प दाब होगा। यानी जब मोल प्रभाज 1 होगा तो घटक A का वाष्प दाब कितना होगा, P0A होगा। और जब B की बात करेंगे, जब आप B को लेंगे तो घटक B का घटक B का वाष्प दाब कितना होगा, P0B होगा। अब हम इन सारी वाष्प दाब से हमारा क्या मिला, जब P0A था और XA 1 था तो आपका जो आंशिक दाब होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको PA ही तो बोलोगे। ठीक है, यानी मोल प्रभाज और वाष्प दाब से ही तो हम क्या निकालते थे, आंशिक दाब को निकालते थे। जब XA 1 था, P0A था, तो हमारा जो वाष्प दाब, तो हमारा जो आंशिक दाब हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, PA बोलेंगे। इस तरीके से हमारा जब XB 1 है और P0B है तो यहाँ से जो वाष्प दाब, यहाँ से जो आंशिक दाब बनेगा उसको क्या बोलेंगे, PB बोलेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, P टोटल। P टोटल आप कब निकालते थे, यानी जब आप PA और PB को जोड़ते थे तो आपका क्या निकल के आ जाता था, P टोटल निकल के आ जाता था। दोस्तों इसमें आपको समझना क्या है, सिर्फ इतना समझना है कि XA को एक बार 1 लीजिए, XB को क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। एक ही विलयन बनाना है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से जब आप इनको जोड़ेंगे तब 1 आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर P0A लेना है, ये क्या है, घटक A का वाष्प दाब है, ये घटक B का वाष्प दाब है। जब घटक A का वाष्प दाब और घटक A की बात करेंगे तो इसका जो आंशिक दाब होगा उसको क्या बोलेंगे, PA बोलेंगे। और जब घटक B की बात करेंगे यहाँ पर तो उसका जो आंशिक दाब होगा उसको क्या बोलेंगे, PB बोलेंगे। और जब टोटल की बात करेंगे तो PA और PB को जोड़ देंगे तो क्या कर ले जाएंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। सो जैसा कि हमने आदर्श विलयन के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, राउल्ट का नियम पढ़ा, उसको समझा कि राउल्ट का नियम कैसे किया जाएगा। फिर राउल्ट के नियम से 2 तरीके के विलयन निकल के है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। सो आदर्श विलयन की बात कर लिया है दोस्तों आज, और अगले लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, अनादर्श विलयन की। तो दोस्तों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।